Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you're most welcome on my YouTube channel. Now today I'm going to sharing the topic that is center of gravity. अब इसका एक साइन होता है, इसे हम डिनोट करते हैं x बार और y बार से। इस पूरे ही चैप्टर में हमें x बार और y बार ही फाइंड करना है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द CG हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बोल रहे हैं बाय द इंटीग्रेशन। नाउ अब CG हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ CG हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ही बोल रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ CG बाय इंटीग्रेशन के थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट इज हम पहले लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे कि लेट करते हैं जिनका मास है m1, m2, m3 और ये किसी पॉइंट पर रखे हुए हैं। जैसे एक पार्टिकल है उसका मास है m1 और वो रखा हुआ है x1 y1 पर, और जो नंबर और सेकंड पार्टिकल है वो m2 है उसका मास और वो x2 और y2 पे प्लेस है। और ऐसे ही m3 वाला मास जो है वो x3 और y3 पर प्लेस्ड है। इस तरह से हमारे सारे ही पार्टिकल अलग अलग मास के और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे प्लेस्ड हैं। तो अब इसी में एक सेकेंड पार्ट भी होता है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था और अब इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, जिसमें हमारे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, इस वाले केस के लिए फॉर्मूला अलग होगा। और यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, जब हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अलग है। वो है ये x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा m1 x1 अपॉन सिग्मा m1, और y बार के लिए सिग्मा m1 y1 अपॉन m1 सिग्मा m1। तो अब यहाँ पर लेकिन जो सिग्मा है, अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर के समय यहाँ पर हमारा सिग्मा इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये दोनों ही सिग्मा हमारे इंटीग्रेशन से रिप्लेस होंगे इस वाले से। अब ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, तो अब हम फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन m1, नहीं यहाँ पर m1 नहीं लगेगा, x dm आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो m1 यहाँ पे तो हम पूरे लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम छोटी चीज़ का बड़ा करते हैं इंटीग्रेशन करते समय, तो इसलिए हम यहाँ पे dm को लेंगे, जिसके बाद वो अपने आप ही m हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर निकलने के बाद। और यहाँ पे y बार के लिए भी इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, y1 नहीं आएगा, यहाँ x1 भी नहीं आएगा, ये x और y ही हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद इसी तरह हम हमारे फॉर्मूले हैं और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी निकाल लेंगे इन्हीं फॉर्मूले से। अब इन्हीं से हम और भी फॉर्मूलेज निकालेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, जो है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। अब हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे जहाँ पर हम एक्स और वाई एक्सिस अपनी बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गई, और यहाँ पे हमारा एक ओरिजिन है एक्स और वाई का, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, और यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और यहाँ पे हमने एक अपना आर्क बना लिया, कर्व बना लिया। अब यहाँ पर ए से हम मीट इसे करा लेंगे और बी पर हम इस पे एक्सिस डालेंगे। तो यहाँ पर जहाँ ए है वहाँ हम ए लिख लेंगे, और यहाँ जहाँ बी है वहाँ पर हम बी लिख लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें कहीं बीच में पी पॉइंट लेट करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, और इसी के थोड़े से डिस्टेंस बाद, जो कि जिसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, जिसे हम लेट करते हैं कि बहुत छोटा डिस्टेंस है, वो होगा हमारा डेल एस, ये वाला, क्योंकि ए से पी तक हमारा डिस्टेंस है एस, और यहाँ पे हम इसे लेट कर लेते हैं कि छोटे से एलिमेंट के साथ ये चेंज हुआ है। तो अब एक्स के लिए डेल एक्स और वाई के लिए डेल वाई, तो ये हमारे वक्र के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम इन्हें फॉर्मूले ही निकालेंगे। इसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, रॉ बी द डेंसिटी ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व तो हमारा जो कर्व है, कर्व का जो आर्क है, इसकी डेंसिटी को हम रॉ बोलते हैं एट द पॉइंट P। जो P पर हमारा कर्व बन रहा है और इसका आर्क है, इसकी डेंसिटी जो है वो हमारी रॉ है। तो अब इससे रिलेटेड भी हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज x बार इज इक्वल्स टू द, यहाँ पर जैसे हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसी में हम एडिट करेंगे, तो लिखेंगे x d अपॉन इंटीग्रेशन dm।
तो DM यहाँ पे हमारा होता है रॉ डॉट DS, ये हमारा होता है। अब इसमें हम DM की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x डॉट रॉ डॉट DS अपॉन इंटीग्रेशन x डॉट रॉ डॉट DS। यहाँ पर अगर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इस कर्व के आर्क में अगर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x बार इजिकल्स टू इंटीग्रेशन x डॉट DS और अपॉन इंटीग्रेशन x डॉट DS। यहाँ x नहीं आएगा, नीचे वाले में DM है, सिर्फ x नहीं है तो x यहाँ नहीं आएगा। अब ऐसे ही y के लिए एज इट इज़, तो x की जगह y आ जाएगा y डॉट DS अपॉन इंटीग्रेशन y नहीं सिर्फ DS। अब x और y फाइंड करने के बाद हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे दूसरे मेथड स्टार्ट होते हैं जिसमें हम अपने DS फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा DS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमारे जब ये वो वाला केस है जब हमारे कार्टेशियन फॉर्म में होगा, हमारे कोऑर्डिनेट जो होंगे कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। DS इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए मैं लिख देती हूँ, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जब हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होगी तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा DS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर हमारा dx अंडर रूट में नहीं आता, ये बाहर है। अब DS ओवर dx कर लेते हैं जब हम इसे मल्टीप्लाई से लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, और यहाँ पर DS इज इक्वल्स टू 1 प्लस dx ओवर dy का स्क्वायर डॉट dy होता है जब y के लिए निकालते हैं तो, और जब x के लिए निकालते हैं तो ऊपर वाला और y के लिए नीचे वाला, ये दोनों ही हमें निकालने पड़ते हैं जब हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो। एंड इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, जब हमारे इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स पोलर होंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व का फॉर्मूला होगा DS इज इक्वल्स टू द अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, ब्रैकेट में डिफरेंस होना ज़रूरी है, और डी थीटा ये हमारा रूट से बाहर है, क्योंकि DS बाई डी थीटा निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला डी थीटा जो होगा वो इधर चला जाएगा, तो DS बाई डी थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर अब थीटा के लिए तो r स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी आर, यहाँ पे डी आर बाहर आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा डी आर के लिए होगा। अब इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, दिस इज़ द लास्ट स्टेप गाइस, जिसमें हमारा थर्ड फॉर्मूला ही, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, तो आप इसे ध्यान से समझें। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जब हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में होगी, जहाँ पर हमारा x इज इक्वल्स टू FT होता है और y इज इक्वल्स टू फाई t होता है, तो हमारी होती है इक्वेशन DS इज इक्वल्स टू अंडर रूट dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर डॉट dt, क्योंकि हम DS ओवर dt निकालेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन करके, इसी के ऊपर बेस्ड जो है एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं अपनी तरफ से, दैट इज़ फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the arc of asteroid x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 lying in the first quadrant। मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। इसमें हमें फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉइड, यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है एस्ट्रॉइड के आर्क की, जिसकी इक्वेशन है ये, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये वाली इक्वेशन के लिए हम सेंटरॉइड बना लेते हैं, एस्ट्रॉइड सॉरी। अब यहाँ पे हमारी x और y एक्सिस हो गई, एस्टेरॉइड बनता है हमारा इस तरह, ये हमारा एस्टेरॉइड, जिसमें हम चारों तरफ आर्क बना लेते हैं। इनके डिस्टेंस होंगे a, यहाँ भी a, और यहाँ भी a, यहाँ भी a, ये सारी ही एक्सिस a का डिफरेंस होगा इन सारे आर्क्स के इनिशियल और फाइनल पोजीशंस में।
ये क्यों होगा? ये इसकी वजह से होगा क्योंकि हमारी इस इक्वेशन में हमें ये शो कर रखा है, इसकी वजह से हम यहाँ पर एस्टेरॉयड में ए ही इन सब की वैल्यूज़ होंगी। अब ये हमारा एस्टेरॉयड बन गया, तो अब इसमें हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे एस्टेरॉयड की आर्क की, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें ये वाला जो आर्क है इसे हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करेंगे। तो नाउ अब इस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी हमारी एक और होती है कि जब हमारे कर्व का जो एक आर्क होता है, इस आर्क की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी है तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही डिपेंड करती है। हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होती है। तो सिमेट्री जो होगी हमारी, हमारा कर्व है, ये हमारी आर्क है और इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये हाफ पार्ट्स में दोनों को डिवाइड कर रही है। तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इसी के ऊपर लाई करेगी एट द लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, अब इस आर्क की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी? वो ये होगी, ये वाली। अगर बीच में सब करेंगे तो ये वाले दोनों पार्ट्स डिवाइड हो गए इक्वली, तो इसे पूरी कर लेते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर हमारे x इज इक्वल्स टू वाई हमारी इस लाइन की इक्वेशन होती है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है x बार इज इक्वल्स टू वाई बार, यानी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार और y बार दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम x बार फाइंड करें या y बार फाइंड करें, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम दोनों में से एक चीज़ फाइंड कर लेते हैं। मैं फाइंड करूँगी x बार, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप इसी तरह से सेम टू सेम y बार भी फाइंड कर सकते हो, है तो दोनों इक्वली। तो हम सिर्फ x बार फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है मेरी? वो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेती हूँ, फिर हम इसे करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द x। देन अब यहाँ पे वी गेट 2/3 है, ये आगे आ जाएगा 2/3 x, 2/3 -1 इसकी पावर कटेगी। तो देखिए मैं काट के दिखा देती हूँ, 2/3 -1 2 माइनस एलसीएम लेंगे तो -3/3 -1/3 इसकी पावर आ जाएगी, प्लस और 2/3 इसमें भी आगे आ जाएगा और आएगा y, इसकी भी पावर यही बचेगी, एंड डॉट dy/dx। अब इज इक्वल्स टू, क्योंकि v x की रिस्पेक्ट में है तो हम y dy/dx भी होगा और यहाँ पर अब a हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू में। अब हम dy/dx फाइंड करेंगे अपना। तो ये जो x की पावर है ये सारी की सारी राइट साइड आ जाएगी नेगेटिव में। नाउ इसे हम लिख लेते हैं, जो हमें लिखना है ये वाला 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमारा x की पावर -1/3 2/3 है, राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -2/3 x की पावर -1/3। अब यहाँ पर इसे हमें सॉल्व आउट करना है, dy/dx करना है, तो हम बाकी सब चीज़ों को राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस का 2/3 x की पावर -1/3। और अब ये जो बचा 2/3 ये राइट साइड आ जाएगा, y की पावर -1/3 भी आएगा, 2/3 y की पावर -1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू द x की पावर -1/3 y की पावर -1/3 और यहाँ पे एक माइनस साइन भी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में है, अगर हम इन्हें ऊपर नीचे ले जाएं तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू y की पावर भी वॉल्यूम हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव में हो जाएगी 1/3 और x की वैल्यू भी पॉजिटिव में 1/3। अब यहाँ पे हमारा dy/dx आ गया। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? कार्टेशियन है। तो अब हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ds/dx। हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे कार्टेशियन के लिए था? ds/dx इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाला dx के लिए फाइंड कर रही हूँ तो मैं ds वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी। ds इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और जो dx यहाँ था वो हमारा यहाँ आ चुका है मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे 1 प्लस dy/dx की वैल्यू है मेरी -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन इससे स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर, सॉरी जब स्क्वायर होगा तो y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या पता पड़ता है कि हमारा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू द a की पावर 2/3, और वो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की जगह a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 अंडर रूट में इज इक्वल्स टू ds ओवर dx। ये हमारा ds ओवर dx आ गया। अब हम यहाँ पे अंडर रूट में है तो अंडर रूट यहाँ से बाहर कर लेंगे इसे, ds ओवर dx ये हमारा हो जाएगा a की पावर 1/3 a अपॉन x की पावर 1/3। देखिए यहाँ पर अब हम a अपॉन x 1/3 डॉट dx, क्योंकि dx यहाँ था तो अब राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और x बार इज इक्वल्स टू, हम x बार ही फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे x बार का फॉर्मूला है, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। जो हमने सबसे पहले निकाला था वो था जब हमें s पता होता है, ds पता होता है, तो ये वाला x डॉट ds अपॉन इंटीग्रेशन ds, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन x डॉट ds अपॉन ds, इंटीग्रेशन। अब x की जगह पर x ही और ds की जगह पर हम ds की, अब यहाँ पर हमें लिमिट अप्लाई करनी है तो वो जा रही है 0 टू a, और वही लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 टू a x डॉट ds की वैल्यू a बाय x, a अपॉन x 1/3, ये तो दोनों की है तो हम एक के ऊपर नहीं लिख सकते, 1/3 डॉट dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू a अपॉन x की पावर 1/3 डॉट dx। अब यहाँ पे a की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा दोनों में से ही, जो बचेगा 0 टू a x, और ये जो x की पावर 1/3 है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, देखिए ये x की पावर 1/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/3 डॉट dx। अब ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी a की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, और 0 टू a और x की पावर 1/3, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1/3 डॉट dx। a की पावर 1/3 से 1/3 कैंसिल, अब 0 टू a, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/3, हो जाएगा 3 - 1 2/3, यहाँ हो जाएगी x की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 डॉट dx। यहाँ पर 2/3 नहीं होगी, यहाँ पे -1/3 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ x है ही नहीं, x की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंपली -1/3 रहेगा। अब इसे सॉल्व आउट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसका, तो x बार आ जाएगा हमारा, x बार इज इक्वल्स टू द x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन, वो होगा 2 + 3 अपॉन 2 + 3, तो हो जाएगा x की पावर 5, नहीं एक्चुअल में ये नहीं है, हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम अच्छे से करेंगे, पहले खोल कर देती हूँ, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ तो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब x की पावर 2/3 + 1 इस तरह करते हैं हम, ऊपर 2 + 3 नहीं करते। अब यहाँ पे 2 + 3 + 1 0 टू a हमारी लिमिट जा रही है अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे x की पावर -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1, इस तरह हम अपना इंटीग्रेशन इसका भी कर देंगे, 0 टू a हमारी लिमिट। नाउ अब x बार इज इक्वल्स टू द ब्रैकेट, अब x 2/3 + 1 हो जाएगा, 3 2 + 3 5/3, तो इसका पावर हो जाएगी 5/3 और नीचे भी 5/3, ब्रैकेट क्लोज अपॉन ब्रैकेट x, और यहाँ पर -1/3 + 1, देखिए इसकी ये वाली पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं, +1 -1 + 3/3, तो 2/3 2/3 अपॉन 2/3। अब यहाँ पे भी देखिए इसकी वैल्यू को अब हम सॉल्व आउट कर लेंगे, जहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/5, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, और x की वैल्यू 5/3, और यहाँ पे 0 टू a लिमिट जाएगी इनकी, ये लगाना मत भूलना गाइस, 0 टू a, और यहाँ पे भी हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, और x की पावर 2/3 0 टू a लिमिट। अब हम इसमें लिमिट अपनी अप्लाई करेंगे, x की जगह पर हम अपनी a और 0 की वैल्यू रख कर इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए यहाँ पे रखते हैं x की जगह पर 3/5 a की पावर 5/3 माइनस, चलिए वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं नीचे वाला लिख देती हूँ, 3/2
या कर ही देती हूँ कि 0 इसमें अप्लाई करना है, कैंसिल ही तो होना है, लेकिन आपको करके दिखा देती हूँ। 0 5/3 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है, 0 में जिसकी मल्टीप्लाई होगी कैंसिल। अब नीचे वाले के लिए 3/2 a की पावर 2/3 माइनस 3/2, यहाँ पे भी 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा अपने आप में ही। अब इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। 3/5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा a की पावर 5/3 अपॉन a की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब a की पावर 5/3 और a की पावर 2/3, यहाँ पे a की पावर 2/3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2/5 a की पावर 5/3 माइनस का 2/3 a की पावर, तो माइनस का 2/3, 5/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/3 इक्वल्स टू 1। 2/5 ये x बार हो जाएगा और यही हमारा है y बार ड्यू टू द सिमेट्री। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यूज़ आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/5a 2/5a, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। अब गाइज़ नाउ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज़ अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।